नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग कापी पेन लेकर बैठ जाइए। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं 20 प्रश्न। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो ये हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर कौन सा है। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, यूपी का जो है राजकीय पुष्प के बारे में पूछा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग कॉपी में नोट करना कि जो पलाश हो जाता है दोस्तों, जो टेसू हो जाता है, कहाँ का पुष्प हो जाएगा राजकीय। तो आपको याद रखना है यूपी का जो है राजकीय आपका पुष्प हो जाएगा पलाश। अब बात करते हैं दोस्तों पक्षी क्या है दोस्तों, पशु क्या है। तो राजकीय जो पशु हो जाएगा उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, बारहसिंगा हो जाएगा। अगर बात करते हैं पक्षी क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो सारस जो है क्रेन जो है क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वृक्ष, वृक्ष क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो आप लोग कॉपी में नोट करना कि जो आपका अशोक हो जाता है दोस्तों, यही क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश का वृक्ष हो जाता है। फूल की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको हम पलाश बताएं, जो कि अगर बात करते हैं दोस्तों अपनाया कब गया है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है 2011 में। किस वर्ष 2011 में जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है इसको अपनाया गया। और उसके बारे में और चीज़ें आपको क्या क्या याद करना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो राजकीय जो खेल हो जाएगा हॉकी हो जाएगा, और राजकीय जो नृत्य हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा कथक। तो इतने चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है इसके पहले वाली आप लोग जो है क्लास को जरूर देखना। उसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को देखने के बाद जो है आप लोग जो है उस क्लास को जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों, फूल है क्या हो जाएगा पलाश हो जाएगा। जो कि इस फूल की बात करते हैं पलाश को दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं जंगल की आग या ढाक बोलते हैं। तो जंगल की आग जो है किस पुष्प को बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प हो जाएगा दोस्तों इसी को जो है जंगल का आग भी बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो पलाश का फूल होता है दोस्तों किस रंग का होता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इस फूल का जो रंग है नारंगी और लाल रंग का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका राजकीय फूल है दोस्तों, राजकीय पुष्प है दोस्तों, इसको अपनाया कब गया था दोस्तों 2011 में। अब बात करते हैं कब अपनाया गया था किस तारीख को, तो 4 जनवरी को जो है 2011 में जो है इस फूल को अपनाया गया था दोस्तों राजकीय पुष्प के रूप में। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको जरूर नोट कर लेना है। और आपको पता है दोस्तों जो कमल है भारत का क्या हो जाता है राष्ट्रीय पुष्प हो जाता है, क्या हो जाता है राष्ट्रीय। अगर पुष्प पूछ रहा है दोस्तों भारत का तो कमल हो जाएगा। अगर यूपी के बारे में पूछ रहा है, यूपी का जो राजकीय पुष्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पलाश यहाँ का क्या हो जाएगा राजकीय पुष्प हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो आर्टिकल नंबर 17 है दोस्तों किससे संबंधित है। तो आपको नोट कर लेना है कॉपी में जो है अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 17 में क्या दिया गया है। तो जैसे कि छुआछूत को जो है एक दंडनीय अपराध के रूप में जो है जाना जाता है, जो कि आपको याद रखना है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 17 में है, अनुच्छेद नंबर 17 में है। अब बात करते हैं दोस्तों समानता का अधिकार, जो कि इसी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, तो 17 के अंतर्गत आता है। और जो महात्मा गांधी ने छुआछूत को मिटाने के लिए जो है बहुत प्रयास किए, जो कि आपको याद रखना है। अब अनुच्छेद आपके 18 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत हो जाता है दोस्तों। और अनुच्छेद आपका 17 में क्या हो जाता है अस्पृश्यता, क्या लिखा है अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17 में दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। तो जितने भी अनुच्छेद है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपका जो है क्वेश्चन पूछ लेता। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आगरा शहर की स्थापना क्या पूछा है, फाउंडर ऑफ आगरा, मतलब कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, अकबर के द्वारा हुआ है कि बहलोल लोधी के द्वारा कि सिकंदर लोधी के द्वारा कि शाहजहां के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आगरा शहर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट
राइट आंसर होने वाला है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, जो कि आपको पता होना चाहिए। और आपको याद रखना है किस वर्ष में जो है इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने, तो 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर को बसाया था दोस्तों। इसलिए आपको जो है इस पॉइंट को नोट कर लेना है कॉपी में। और आपको पता है दोस्तों आगरा जो सिकंदर लोदी थे दोस्तों, उसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित किए हैं, तो दिल्ली से जो है आगरा को स्थानांतरित किए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बाद में जो है मुगलों के द्वारा जो है इसे क्या कर दिया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसे जो है राजधानी बना दिया गया था। और आपको पता है दोस्तों आगरा में जो ताजमहल है दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है शाहजहां के द्वारा जो है आगरा का ताजमहल बनवाया गया था, जो कि आपको याद रखना है। आगरा का ताजमहल कहाँ पे है दोस्तों, तो आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आपका स्थित हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्लास को आप लोग जरूर देखा करें और पूरा देखा करें दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्टडी टू सेल्फ चैनल पर आपको जो है डेली जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप लोग इस क्लास को जरूर देखा करें। और आप लोगों को हम एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है सुबह में हम आपको करंट अफेयर की क्लास देते हैं, तो आप लोग जो है करंट अफेयर वाली क्लास भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सर्वदाता क्या लिखा है, जो आपका यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों, सर्वदाता की बात करते हैं, रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो ओ जो निगेटिव हो जाएगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वदाता हो जाएगा, जो कि रक्त समूह का नाम हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और चीज़ें आपको बता देते हैं, जैसे कि जो आपका ओ निगेटिव है इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है क्या होता है दोस्तों, किसी को भी खून दे सकता है। तो अगर आप लोगों को जो है ब्लड डोनेशन करना है, तो अगर आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप ओ है दोस्तों, तो आप लोग जो है किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, ब्लड को जो है दे सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और जो आपका AB+ होता है दोस्तों क्या होता है, आपका सर्वग्राही कहते हैं, जो कि यह खून जो है किसी को भी ले सकता है दोस्तों। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि सर्वग्राही क्या होता है दोस्तों। और जो है आप रक्त समूह की बात करते हैं, रक्त मतलब जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, इसकी खोजकर्ता किसके द्वारा किया गया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त की खोज किया गया, जो कि आपको पता होना चाहिए। और रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल रंग होता है। तो जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग जो है कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। भारत की कौन सी डेल्टा, क्या लिखा है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसमें प्रश्न आपका दिया है गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो इसमें बात करते हैं डेल्टा कौन नदी नहीं बनाती है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यही क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी जो गंगा नदी है, गोदावरी नदी है और महानदी ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। तो इसलिए आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपका नर्मदा नदी है आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नर्मदा नदी कौन सी दिशा में बहती है, तो आपका पश्चिम दिशा में जो है नर्मदा नदी बहती है और आपका अरब सागर में क्या करती है दोस्तों, गिरती है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सी घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी, तो जो आपका भ्रंश घाटी है दोस्तों, इसी नदी से जो होकर क्या करती है, आपका बहती है। जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर होता है। तो इसको भी आप लोग जो है कॉपी में नोट करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है।
तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल। क्या लिखा है, राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट डे की बात करते हैं, कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको याद रखना है किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, आपको नोट करना है 29 अगस्त को। किस तारीख को, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को और 15 अगस्त को क्या क्या मनाया जाता है दोस्तों। तो 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2026 में जो है कौन से नंबर का जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 77वां नंबर का जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। और गांधी जयंती जो है आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों, गांधी जयंती जो है आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस, कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा, आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस आपका किसके जन्म दिवस पे जो है मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, मतलब कि इन्हीं के जयंती पे जो है क्या मनाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, हॉकी के जादूगर जो है मतलब कि राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों किसके नाम पे जो है मनाया जाता है, किसके जयंती पे, तो आपको नोट कर लेना है मेजर ध्यानचंद की जयंती पे जो है 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो आपके प्रयागराज में, जो कि मतलब पुराना नाम क्या है दोस्तों, इलाहाबाद। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इलाहाबाद से जो है प्रयागराज इसका नाम कब परिवर्तित किया गया। तो अगर आप लोगों को पता है दोस्तों, तो आप लोग जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कब किया गया, कौन से वर्ष में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो आपके प्रयागराज में। अब बात करते हैं दोस्तों, इनको कौन कौन सा मेडल दिया गया है, तो भारत को जो है ओलंपिक में इनको 3 गोल्ड मेडल दिए गए हैं। कौन सा मेडल, तो 3 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, जो कि आपको याद रखना है। और जो सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को मिला है, कौन सा, ओलंपिक का जो है 3 गोल्ड मेडल दिया गया है, जो कि इनका जन्म प्रयागराज में हो जाता है। और इनके जयंती पे जो है 29 तारीख को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट कितनी है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 67.7%। कितनी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पूरे उत्तर प्रदेश की पूछा है। बाकी आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले की है, तो आप लोगों को अगर पता है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है दोस्तों, लिटरेसी रेट है दोस्तों 67.60% हो जाती है, जो कि आपको याद रखना है। अब बाकी बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो 77.3% है। अब बाकी महिला की साक्षरता की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 57.2 हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। इस पॉइंट को आपको कॉपी में जरूर नोट कर लेना है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका जो श्रावस्ती है दोस्तों, यही क्या हो जाता है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो आपसे अगर पूछता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आपको नोट कर लेना है 67.60%। बाकी पुरुषों कितनी है आपका, महिलाओं कितनी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही होगी दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करना, और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका, क्या लिखा है, मृग मरीचिका की बात करते हैं दोस्तों, बनने का क्या कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होने वाला है, प्रकाश का अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि विवर्तन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों, इसी के कारण जो है क्या होता है, मृग मरीचिका होता है, जो कि आपको याद रखना है। और इसके
बारे में और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, जो कि गर्मी के रेत में बहुत गर्म हो जाती है, जिससे कि हवा की परतें क्या होती है, बदलती रहती है। इसीलिए जो है आपको क्या दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देता है। और आपको पता है दोस्तों, दूर से पानी होने का भ्रम भी होता दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग गर्मी में देखे होंगे दोस्तों, अगर आप लोग सड़कों पे आप लोग देखे होंगे दूर से जो है आपको जो है पानी गिरा दिखाई देता है दोस्तों, परछाई दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है, तो इसी के कारण जो है आपको दिखाई देता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जब गर्मी का समय आएगा दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब आपकी कड़कड़ाती धूप निकलती है तो उस टाइम जो है आपको जो है सड़क पे आपको दिखाई देगा जैसे कि दूर से पानी होने का भ्रम दिखाई देगा, मतलब कि आपको परछाई दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है पानी गिरा है। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, जब गर्मी का मौसम आएगा दोस्तों आपको जो है भ्रम जरूर प्रतीत होगा। तो इसीलिए जो है आपका मृग मरीचिका जो है इसी को बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं जो आपका हीरे का चमकना है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी के सिद्धांत पे है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है दोस्तों, हीरे का चमकना जो है कौन सा आपका हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है आपका हीरा चमकता है। तो इसको आपको याद रखना है। और जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है इसकी इसी पे सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें आपको दिखाई देता है, जैसे दूर पानी होने का भ्रम किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, हीरे का चमकना होता है। और ऑप्टिकल जो है फाइबर किसके कारण होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये सभी आपको दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 9 नंबर, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान जो है लेखक कौन है। तो गोदान के जो है लेखक कौन हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद की मुंशी प्रेमचंद की महादेवी वर्मा की हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है गोदान की क्या किया गया दोस्तों, इनके लेखक हो जाते हैं, जो कि इनकी उपन्यास हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी के जो है लमही गांव में। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि इनका जन्म वाराणसी में लमही गांव में हुआ था दोस्तों। और इनका जो असली नाम है दोस्तों क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव। क्या है दोस्तों, धनपत राय श्रीवास्तव हो जाता है किसका नाम, मुंशी प्रेमचंद का, जो कि आपको पता होना चाहिए। उपन्यास सम्राट किसको बोला जाता है, तो इन्हीं को जो है उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है दोस्तों। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचना के बारे में आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन होता है दोस्तों, हिंदी का जो सिलेबस होता है वहाँ से आपका पूछता है कि गबन किसका जो है रचनाएं हैं, सेवा सदन, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, इनका असली नाम क्या है, इनको जो है किस नाम से जाना जाता है। तो आपको हम ये चीज़ें आपको जो है एग्जाम के लिए जो है जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको हम बता दिए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो क्या प्रश्न पूछा है, जो आपका मंगल ग्रह है दोस्तों, मार्स ग्रह है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो लाल रंग क्यों दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो इसका जो उत्तर होने वाला है दोस्तों क्या होने वाला है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह क्या दिखाई देता है, आपका लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए हम आपको इसके बारे में और चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि जो आपका मंगल ग्रह है दोस्तों, इसमें जो है कौन कौन से तत्व होते हैं। तो मिट्टी के जंग जो है, मतलब कि रस्ट जो होता है, तत्व होने के कारण क्या होता है, मतलब कि रेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है। और लाल ग्रह को जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, इनके जो है 2 उपग्रह हो जाते हैं। तो उपग्रह कितने होते हैं, तो लाल ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए, फोबोस और आपका डीमोस, जो कि आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे है दोस्तों, तो निक्स ओलंपिया में हो जाता है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा। तो आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए कि दोस्तों लाल ग्रह जो है लाल क्यों दिखाई देता है, किस कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। 1857 कौन सा क्रांति, 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है विविध रूप से कहाँ से हुई है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। जो 1857 की क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो है शुरुआत मेरठ से हुई है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई है, जो कि आपको याद रखना है। कब शुरू की गई थी दोस्तों, 10 मई 1857 में। अब बात करते हैं दोस्तों मेरठ के छावनी के जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिल्ली की ओर
क्या किया था दोस्तों, कूच किया था, जो कि आपको याद रखना है 1857 में इसको लाया गया था। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, इसका जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों, इसमें प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, कमल और रोटी हो जाएगा। बाकी और चीज़ें आप लोग जो है PDF से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि जो है आपकी क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए जो है अगर आप लोग PDF से पढ़ लेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको पता है दोस्तों, डेली GK GS की प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे मिलती है, तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन मत होना कि प्रैक्टिस सेट कहाँ पे चलती है डेली। तो आप लोग हमारा प्लेलिस्ट जो बनाए दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट पे जो है एक बार विजिट जरूर करना, आप लोग वहाँ से जो है क्लासेस को जरूर देख लेना, जितने भी आपको क्लासेस छूटी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत में पंचवर्षीय योजना, क्या लिखा है, जो आपका 5 ईयर प्लान है दोस्तों, इसका मॉडल जो है किस देश से लिया गया है। तो पंचवर्षीय जो योजना है आपका किस देश के मॉडल से लिया गया है, तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है आपका कौन सा योजना, तो पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के मॉडल से दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, आपका रसिया से। अब बात करते हैं दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 में जो है इसको लाया गया था, जो कि आपको याद रखना है। अब पहली पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित है, तो आपको नोट कर लेना है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि पहली जो योजना हो जाती है हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित हो जाती है दोस्तों। और आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जोर जो है किस पे दिया गया था, तो कृषि क्षेत्रों पे जो है पहली पंचवर्षीय योजना में इसको जोर दिया गया था, जो कि आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। तो अगला जो प्रश्न आपका आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति, क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति जो है दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब दीपावली मनाया जाता है हमारे यहाँ, तो उन लोगों को जो है कौन सी जनजाति के द्वारा शोक आपका व्यक्त किया जाता है, तो जनजाति का नाम क्या है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। थारू जनजाति हो जाएगी कि बुक्सा हो जाएगी कि गोंड हो जाएगी कि सहरिया, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या होने वाला है, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। जो आपका थारू जनजाति है दोस्तों, दीपावली के दिन जो है इन मतलब जनजाति क्या करती हैं, शोक व्यक्त करती हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है जनजाति का नाम क्या हो जाएगा, थारू जनजाति हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं जो दोस्तों की जो आपका थारू जनजाति है किस जगह पे पाई जाती है, कौन सी जगह में, तो आपको नोट कर लेना है जो आपका गोरखपुर का क्षेत्र है दोस्तों, तराई का क्षेत्र है, वहीं पे जो है थारू जनजाति आपका मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि आपको याद रखना है। अपने पूर्वजों की याद में जो है दीपावली के दिन पे जो है क्या करते हैं, शोक मनाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है किस लिए मनाते हैं, तो आपको याद रखना है अपने पूर्वजों की याद में दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है गोंड हो जाता है, लेकिन आपको पता है जनसंख्या में जो है आपका थारू ही क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला पूछा है आपका बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं दोस्तों, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो NaHCO3 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है NaHCO3, यही क्या हो जाता है दोस्तों, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में और चीज़ें आपको बता देते हैं। जो आपका खाने वाला सोडा कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, तो आपको पता है रसोइयों में खस्ता बनाने के लिए यूज होता है, आपको याद है केक बनाने के लिए आपका जो रसगुल्ला बनता है दोस्तों, ये सभी जो है यही आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है, जो कि आपको याद रखना है खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। तो यही जो है चीज़ें डाला जाता है ताकि जो है खस्ता आपका जो है मुलायम और आपका सॉफ्ट बने दोस्तों। और उसके बारे में अगर बात करते हैं साधारण नमक, जो नमक होता है दोस्तों इसका फार्मूला क्या है, NaCl होता है। NaOH का मतलब क्या होता है, जो आपका कास्टिक सोडा होता है इसका रासायनिक आपका फार्मूला हो जाएगा। और जो आपका धावन सोडा होता है, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है Na2CO3 किसका फार्मूला है दोस्तों, वॉशिंग सोडा का। और बाकी आपका नमक का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, NaCl दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है।
तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, नोएडा। नोएडा की बात करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर जो है बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध नगर में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बना है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट जो है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कहाँ पे है, तो नोएडा में। नोएडा में कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि जो जेवर एयरपोर्ट है दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि आपको याद रखना है। ये आपका एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों, तो आपके यूपी में है, जो कि जेवर एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ से और चीज़ें पढ़ लेना कि इसका निर्माण जो है कौन सी कंपनी के द्वारा, और इसका जो है मतलब कहाँ पे है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोग पीडीएफ से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न हो जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो आपको नोट कर लेना है, जो आपका 8वीं सूची है दोस्तों, इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आपको नोट कर लेना है, इसमें जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें और चीज़ें आपको क्या क्या पढ़ लेना है। बाकी आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं, लेकिन आपको याद रखना है अनुसूची 8 में जो है आपका 22 भाषाएं हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, 22 भाषाओं के बाद मूल संविधान के बाद से जो है बाद में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी भाषा को, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, जोड़ो, ये सभी भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई थी। लेकिन शुरुआत में जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें केवल जो है 14 भाषाएं ही शामिल थी। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो आपका 8वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें 22 भाषाओं को जो है जोड़ा गया है। और आपको पता है दोस्तों, जो भारत की राजभाषा है दोस्तों, क्या हो जाती है, हिंदी हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका नेशनल आपका पार्क कौन सा पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, जो आपका काजीरंगा की बात करते हैं आपका असम में पाया जाता है। तो आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, तो असम में है दोस्तों। आपका किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो आपको नोट कर लेना है, एक सींग वाले के लिए जो है आपका प्रसिद्ध हो जाता है कौन सा पार्क दोस्तों, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको याद रखना है। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो है असम राज्य में है, आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल कब किया गया। तो आप लोग ये चीज़ें जरूर याद कर लेना है। और बाकी एशियाई शेरों के लिए जो है गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो गुजरात में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपका गुजरात राज्य में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए जो है आपका प्रसिद्ध हो जाता है। बाकी आपको पता है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का जो है दुधवा नेशनल पार्क सबसे पुराना पार्क हो जाता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो बात करते हैं दोस्तों विशाल स्नानागार की दोस्तों, कहाँ पे मिला है, हड़प्पा में मिला है कि मोहनजोदड़ो में कि लोथल में कि कालीबंगा में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या होने वाला है, तो जो आपका मोहनजोदड़ो है दोस्तों सिंधु सभ्यता घाटी की, तो यहीं पे जो है विशाल स्नानागार भी मिला है, जो कि आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ क्या होता है। तो कई बार आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसको बोला जाता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है मृतकों का टीला, तो आपके याद रखना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो कहाँ पे याद रखना है, लोकेशन कहाँ है इसका, तो पाकिस्तान का जो आपका सिंध प्रांत पड़ता है दोस्तों, वहीं पे जो है मोहनजोदड़ो जो है आपका स्थित हो जाता है, जो कि यहाँ पे जो है एक पक्का
तालाब था जिसका उपयोग करके जो है धार्मिक स्नान स्नान के लिए जो है इसको जाना जाता है। तो मृतकों का टीला किसको बोलते हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो को दोस्तों। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में जो है नर्तकी की कांच की मूर्ति भी मिली है। तो इसको भी आप लोग जो है अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी 2-4% भी अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलना। क्योंकि आपको पता है डेली हमारे इस चैनल पे जीके जीएस के जो है प्रैक्टिस सेट मिल रहा है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, होमगार्ड के लिए, एसआई के लिए। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, तो आप लोग जो है इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। प्रैक्टिस सेट जो लेकर आते हैं डेली आप लोग जो है ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से लेकर आते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है क्लास को ज़रूर देखा करें और पूरा ज़रूर देखा करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या होने वाला है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, जो आपका इनपुट डिवाइस है दोस्तों कौन सा नहीं है? तो कीबोर्ड नहीं है, कि माउस नहीं है, कि स्कैनर नहीं है, कि मॉनिटर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, अभी हम कल ही बताए थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो अगर कल वाली क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग कल वाली क्लास को आप लोग ज़रूर देख लेना। उसमें हम आपको पूरा डिटेल बताए थे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आप लोग कल वाली क्लास को ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो है मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनपुट डिवाइस आपका मॉनिटर नहीं है। बाकी आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सभी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें और चीज़ें आपको क्या याद रखना है। इसमें जो आपका मॉनिटर है दोस्तों, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें क्या करता है? रिजल्ट को दिखाता है। और जो आपका प्रिंटर और स्पीकर है दोस्तों, ये भी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, जो कि हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को जो है क्या करते हैं दोस्तों? निर्देश देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या है। अगर आप लोग डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कल वाली आप लोग क्लास को ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जो आपका मैक-मोहन रेखा है दोस्तों, आपको याद रखना है कौन कौन से देश के सीमा के साथ साझा करता है दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के द्वारा। तो भारत और चीन के द्वारा जो है क्या होता है? मैक-मोहन रेखा बनाती है, जो कि आपको याद रखना है। और इसके बारे में और चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि जो आपका भारत और पाकिस्तान है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा का निर्माण होता है? रेड क्लिफ लाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। तो इस पॉइंट को आपको जरूर नोट कर लेना है। और जो आपका भारत और अफगानिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सी रेखा बनाती है दोस्तों? तो डूरंड रेखा जो है क्या करती है? बनाती है, जो कि आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है किस देश के साथ लगाती है सीमा साझा? तो आपका जो बांग्लादेश है दोस्तों, इसी के साथ जो है सीमा साझा करती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ, तो कितने किलोमीटर लगाती है। तो अगर आप लोगों को पता है, आप लोग जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी आप लोग जो है क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। और आप लोग जितने लोग नए हैं दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली है इसी तरह की जो है क्लासेस आपको मिलती है दोस्तों। आप लोग करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो सुबह में मिलती है। बाकी आपको जो है जीके जीएस की क्लासेस आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको डेली शाम के टाइम आपको मिलता है। तो आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर देना। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अभी आपका आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आई है दोस्तों, लगभग 22,000 प्लस वैकेंसी आई है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसका एप्लीकेशन जो है कब से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिए हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी फीस रहने वाली है, लास्ट डेट क्या है। तो आप लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में। आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी आप लोग जो है डेली क्लास को देखेंगे दोस्तों, तभी आपको जो है बहुत कुछ
कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।